Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examination. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Hi guys, welcome again on my YouTube channel. कैसे हैं सारे बच्चे? थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। जैसा मैंने कहा था कि एक पर्टिकुलर व्यूज़ जब मेरी वीडियोस पे कंप्लीट हो जाएंगे द नेक्स्ट पार्ट आपका अपलोड मैं कर दूंगी। सो आई एम हियर अगेन विद माय न्यू वीडियो पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे आपके संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की। अब तक हमने पढ़ा एकल स्वामित्व के बारे में और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। देखो बेसिकली होता क्या है, जैसा कि हम लोग देखते हैं हिंदू परिवार क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। ठीक है, हमने आसपास बहुत ये चीज़ देखी है। हिंदू ही नहीं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ की अगर बात की जाए तो क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज़ में वो लोग रहा करते हैं। उनका बिजनेस क्या होता है, एक साथ चलता है। क्लियर? तो उसी के बारे में हम यह बात करेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हिंदी में, ठीक है, और अगर इंग्लिश में बोलते हैं इसको HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, आपस में बंटवारा वगैरह नहीं करके अपने बिजनेस को एक परिवार के रूप में ही चलाते रहते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय विशेष प्रकार का संगठन स्वरूप है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में बेसिकली फैमिलीज जॉइंट में नहीं रहती। वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग एकल में ही रहना पसंद करते हैं। हमारे देश का ये सबसे पुराना स्वरूप है। इसका अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका यही क्रिएट हो जाता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय किसे कहते हैं। तो जिस व्यवसाय का संचालन और स्वामित्व एक हिंदू संयुक्त परिवार करे उसे हम क्या कहते हैं, HUF। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। परिवार विशेष में जन्म लेने पर वह व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य बन जाता है और 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का सदस्य रह सकता है। देखो यहाँ पर 3 पीढ़ियाँ जैसा इसलिए माना गया है क्योंकि बेसिकली अगर हम ह्यूमन एज देखें, मानव की आयु देखें, तो एक पर्टिकुलर मनुष्य 3 से 4 पीढ़ी ही अपनी ज़िंदगी में देख पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने 3 पीढ़ी को कहा है। ऐसा नहीं है कि 4थी पीढ़ी तक अगर वो जीवित रह गया तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, बट वो या तो वृद्ध हो चुका होता है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी होती है तब। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली क्या कहा गया है कि भाई 3 पीढ़ी तक वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस देख सकते हैं। व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण रहता है। वह परिवार सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति होता है जिसे कर्ता कहते हैं। बेसिकली कौन होते हैं, तो दादाजी या फिर फादर की जो फैमिली में सबसे बड़े हैं वही क्या है, उस व्यवसाय के मेन ओनर है, वही व्यवसाय के कर्ता धर्ता है। ठीक है, सभी सदस्यों का पूर्वज की संपत्ति पर बराबरी का हक होता है और उन्हें सहसमांशी कहा जाता है। यानी कि हम लोग भी तो देखते हैं ना हमारी फैमिलीज़ में कि अगर हमने किसी कुल में जन्म लिया है, परिवार में जन्म लिया है, तो उस प्रॉपर्टी में क्या होता है और उस बिजनेस में क्या होता है, हमारा भी हक होता है। तो वही चीज़ है कि सभी सदस्यों का पूर्वजों की संपत्ति पर बराबर का हक होता है, किसी का कम ज़्यादा नहीं होता। उन्हें क्या कहते हैं, सहसमांशी। 1 मार्क्स का एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि सहसमांशी किसे कहा जाता है। हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत पूर्वजों की संपत्ति पर सभी परिवार के सदस्यों का बराबरी का अधिकार होता है, अतः उसे सहसमांशी कहा जाता है। परिवार के व्यवसाय में सदस्य को शासित करने की 2 प्रणालियां होती हैं। दाएं भाग, ये दया भाग यहाँ पर गलत लिखा है, इसे हम कहते हैं दाएं भाग प्रणाली, और एक होती है आपकी मिताक्षरा प्रणाली। ठीक है, तो पहले हम दाएं भाग की बात कर लेते हैं। यह प्रणाली पश्चिमी बंगाल में प्रचलन में है और इसमें परिवार के स्त्री और पुरुष दोनों ही सदस्य सहसमांशी होते हैं। केवल कहाँ पर प्रचलित है, पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कौन सा तरीका प्रचलित है या प्रणाली, तो आप लिखेंगे दाएं भाग प्रणाली, या फिर दाएं भाग प्रणाली भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है। ध्यान रखें वापस एक बार, पश्चिमी बंगाल में प्रचलित है और इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेल और फीमेल को बराबरी का हक दिया जाता है। ठीक है, और जबकि जो मिताक्षर प्रणाली है उसमें केवल परिवार के पुरुष सदस्य ही क्या हो सकते हैं, व्यवसाय में सहसमांशी बन सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर स्त्री तो क्या है, शादी करके कहीं और चली जाती है तो उसका हक पूर्वजों की संपत्ति में नहीं रहता। तो ये मिताक्षर प्रणाली जो पूरे भारत में लागू होती है, केवल किसको छोड़कर, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण की, विशेषताओं की। तो निर्माण कैसे होता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। अगर एक होगा तो एकल स्वामित्व में चला जाएगा, और वह पैतृक संपत्ति जो उन्हें विरासत में मिली हो का होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि किसी को अपना कोई बिजनेस पर्टिकुलर फैमिली का मिला हो, जैसे ओसवाल ग्रुप हो गया आपका। अगर आपने अपने पर्टिकुलर आसपास सुने हो तो अग्रवाल ग्रुप, काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज ही होती हैं। उनको विरासत में अपना बिजनेस मिलता है और उसी वो लाइफ टाइम तक और लंबे टाइम तक चलाते रहते हैं। व्यवसाय के लिए किसी भी अनुबंध की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो परिवार का सदस्य है उस परिवार में जन्मेगा वह उसका क्या बन जाएगा,
अधिनियम द्वारा उत्तराधिकारी बन जाएगा और ये किसके द्वारा शासित होता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा। दायित्व की अगर बात की जाए तो कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय की सहसमांशी संपत्ति में उनके अंश तक सीमित होता है। देखो इसका बहुत ईजी सा मीनिंग है, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये क्या दे दिया। कर्ता का दायित्व तो होता है अनलिमिटेड, अगर बिजनेस में कुछ लॉस वगैरह होता है तो कर्ता की संपत्तियां बिक सकती हैं, परंतु अगर व्यवसाय के जो बाकी लोग हकदार हैं परिवार में उनकी बात की जाए तो उनका एक बराबरी का हक होता है, तो उनकी जिम्मेदारी भी कितनी होगी? उस बराबरी के हक की होगी। जैसे कि अगर आपके दादाजी का बिजनेस है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उनको कोई लॉस लग गया तो उनकी नाम पर जो भी संपत्ति है वो पूरी बिक सकती है, ठीक है। परंतु उन्होंने अपने बेटों के नाम पे कोई संपत्ति कर दी थी तो वो संपत्ति कहाँ तक है? जैसे कि 4 बेटे हैं और अपना बिजनेस कितने का है? 1 करोड़ का, क्लियर। तो 25-25 लाख का ही दायित्व क्या होगा? उन 4 बेटों का बनेगा। जबकि अगर अकेले दादाजी की बात की जाए तो उनकी पूरी संपत्तियां बेचकर भी 1 करोड़ रिसीव किए जा सकते हैं, परंतु अगर बेटों पर जिम्मेदारी आएगी तो 25-25 लाख के ही वो लोग जिम्मेदार होंगे। नियंत्रण की अगर बात की जाए तो परिवार के व्यवसाय पर कर्ता का नियंत्रण होता है, जो मुखिया होता है, ठीक है। वही सभी निर्णय लेता है, वही व्यवसाय के प्रबंधन के लिए क्या होता है? अधिकृत होता है और उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य क्या होते हैं? बाध्य होते हैं, उनकी बात माननी पड़ती है। निरंतरता, कर्ता की मृत्यु होने पर भी क्या होता है? व्यवसाय चलता रहता है। भाई अगर दादाजी की डेथ हो गई तो उनके बेटे चलाएंगे, उनके पोते उनका बिजनेस चलाएंगे, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आती है। सभी सदस्यों की संयुक्त स्वीकृति से ही व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर क्या लग रहा है फैमिली मेंबर्स को कि नहीं यार अब ठीक है, अब हमें ये बिजनेस क्या करना है, ओवर करना है, तो फिर सारे सदस्यों की क्या लेनी पड़ेगी? सहमति लेनी पड़ेगी। उसी के बाद क्या होगा? वो अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं? ओवर कर सकते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट है नाबालिग सदस्य। व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है, इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। नाबालिग को वैसे हम क्या मानते हैं? किसी भी ऑफिशियल काम के लिए एलिजिबल नहीं मानते, परंतु हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत जिस बच्चे ने कुल में जन्म ले लिया, वह बालिग है चाहे नाबालिग, वो उस व्यवसाय में क्या है? हिस्सेदारी रखता है। गुण की अगर बात की जाए तो प्रभावशाली नियंत्रण, कर्ता के पास निर्णय लेने के पूरे अधिकार होते हैं। इससे सदस्यों में क्या होता है? पारस्परिक मतभेद नहीं होता। भाई पता है कि दादाजी की चलने वाली है, ओनर की चलने वाली है, तो लोग क्या कर सकते हैं? कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बस मन में ही बुरा बोल सकते हैं उनको, ठीक है, कि और मेरी बात नहीं माननी, ऐसा वैसा, परंतु हस्तक्षेप नहीं कर सकते और इसके कारण क्या होता है? किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता। इसके कारण निर्णय क्या होता है? शीघ्र लिए जा सकते हैं और लचीलापन भी उनमें आ जाता है। स्थायित्व की अगर बात की जाए तो कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो कोई और उनका बिजनेस संभाल लेगा। सदस्यों के सीमित दायित्व की अगर बात करें, कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सहसमांशियों का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक सीमित होता है, इसलिए उनके जोखिम स्पष्ट और निश्चित होते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए तो निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि, क्योंकि व्यवसाय को एक परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं, इसलिए एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं? अधिक निष्ठावान वो लोग होते हैं। व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होता है, इसलिए उसके लिए गर्व की बात है, इससे सभी सदस्यों को श्रेष्ठ सहयोग प्राप्त होता है। अब अगर सीमाओं की बात की जाए तो सीमित साधन, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय मूल रूप से पैतृक संपत्ति पर आश्रित होते हैं, इसलिए इसके सामने सीमित पूंजी की समस्या रहती है। इसमें समस्या क्या है आपके? यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या कर रही है? भाई पर्टिकुलर कितना पैसा होगा? बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, तो साधन क्या होते हैं? वहीं पर सीमित हो जाते हैं। कर्ता का दायित्व सीमित हो जाता है, जो मेन ओनर होगा, जो सब कर्ता धरता होगा, उसकी तो पूरी संपत्ति बेची जा सकती है। कर्ता का प्रभुत्व होता है, जो मेन है, जो बड़ा है, वो क्या करता है? अपनी बात सबको माननी पड़ती है, तो एक तरीके से क्या हो गया? उन्हीं का प्रभुत्व हो गया। तो अगर वो गलत फैसले भी ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है? टकराव हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। सीमित प्रबंध कौशल, ये आवश्यक तो नहीं कि कर्ता सभी क्षेत्रों का क्या हो? विशेषज्ञ हो, तो यहाँ पर क्या होता है आपका? सीमित प्रबंध कौशल। और इसके बाद ये क्या हो गया? आपका एंड होता है, ठीक है। ध्यान रखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।